नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। साथ ही बात होगी देश की तीनों सेनाओं की, जिनकी ताकत में भारत सरकार लगातार इजाफा कर रही है। साथ ही आपको बताएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कौन से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सेना, वायु सेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा पर भारत चीन के बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सैनिकों का हौसला बढ़ाने लेह पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीमाई क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक है। उन्होंने देश की सुरक्षा में डटे जवानों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों को संबोधित भी किया। चीन की हरकतों पर कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद का समय है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। भारतीय सेना के जवानों के साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जवान जो सेवा करते हैं उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत हर आक्रमण के बाद और मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत आज जल, थल, नभ तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के
पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने लेह में सेना के अस्पताल का दौरा किया और घायल जवानों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज एक अहम बैठक की। इस दौरान उच्च सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बारे में भी विचार किया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो और सदन की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी भी हो। इसके लिए उच्च सदन में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के अलावा दीर्घाओं, सेंट्रल हॉल, बाल योग सभागार जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए ताकि वर्चुअल व्यवस्थाओं के जरिए राज्यसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकें। कोरोना संकट की वजह से इस बार संसद का मॉनसून सत्र बदले हुए अंदाज में नजर आ सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड का अनुपालन अनिवार्य है। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सचिवालय के उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उच्च सदन की कार्यवाही में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी की क्षमता और बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की बाधाओं पर विचार किया गया। इस दौरान सभापति ने मौजूदा परिस्थितियों में वर्चुअल पार्लियामेंट के हिसाब से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित योजना के जरिए सदन के सदस्यों की मौजूदगी संभव बनाने का प्रयास किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए राज्यसभा के कक्ष और दीर्घाओं में 127 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। मीडिया गैलरी को छोड़कर सभी दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जा सकता है। मीडिया गैलरी में मीडिया कर्मियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी होगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी महसूस किया गया है कि सदस्यों की वर्चुअल भागीदारी को देखते हुए सदन के भीतर और बाहर अतिरिक्त स्क्रीन की आवश्यकता होगी। सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर बैठने की उपयुक्त योजना तैयार करें। सभापति ने अधिकारियों से इस सुझाव पर भी विचार करने को कहा है कि कार्यवाही के दिन के लिहाज से भागीदारी निभाने वाले सदस्यों की सूची तैयार की जाए ताकि उनके बैठने की व्यवस्था की जा सके। इनके अलावा सदन में प्रश्नकाल का आयोजन, जरूरत पड़ने पर सदन में मतदान, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने, सदस्यों के परिवहन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत योजना, शारीरिक दूरी और स्वच्छता के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ चर्चा में राज्यसभा सचिवालय के महासचिव देश दीपक वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभापति ने अधिकारियों को अगले हफ्ते की शुरुआत में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 21,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 6.25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 60% से ज्यादा हो गया है और कोरोना से होने वाली मौत की दर 3% से कम हो गई है। साथ ही पिछले 7 दिनों में ग्रोथ रेट कम होकर 3.6% पर आ गई है। भारत में कोरोना के ग्रोथ और रिकवरी रेट को देखें तो वो अमेरिका, ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है।
पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 20,903 केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मामले 6,25,544 हो गए। वहीं 379 और लोगों की जान जाने के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 18,213 हो गई। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,27,439 केस एक्टिव हैं। वहीं 3,79,892 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों के ठीक होने की दर 60.73% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,41,576 टेस्ट हुए हैं। देश में अब तक कुल 92,97,749 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना की जांच के लिए 1,074 लैब काम कर रही हैं। दुनिया के दूसरे सबसे पीड़ित देशों के मुकाबले भारत में बेहतर हालात हैं। देश में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार और लोगों के प्रयास से इसकी रफ्तार धीमी रही। जहां अमेरिका में 6 लाख संक्रमण के मामले 83 दिन में सामने आए, तब वहां कोरोना के मामलों की ग्रोथ रेट 6.32% और मृत्यु दर 4.27% थी। ब्राजील में 99 दिनों में 6 लाख केस दर्ज किए गए थे। वहां कोरोना के मामलों की ग्रोथ रेट 4.96% और मृत्यु दर 5.53% थी। रूस में 144 दिनों में 6 लाख केस हो गए थे, लेकिन यहां ग्रोथ रेट और मृत्यु दर 1.5% से नीचे रही। भारत में 154 दिनों में कोरोना के 6 लाख मामलों की पहचान की गई। ग्रोथ रेट 3.57 और मृत्यु दर 2.95% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की कोविड-19 की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार सहायता उपलब्ध करा रही है। इस सहायता के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र ने चिकित्सा उपकरण आपूर्ति निःशुल्क उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों में 11,300 स्वदेशी वेंटिलेटर भेजे गए हैं। इनमें से 6,154 वेंटिलेटर्स विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। केंद्र ने पिछले 3 महीनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1 करोड़ 18 लाख PPE किट निःशुल्क उपलब्ध कराई। दिल्ली में 7,81,000 PPE किट और 12,76,000 N95 मास्क की आपूर्ति की गई। महाराष्ट्र को 11,78,000 PPE किट और 20,64,000 N95 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 6 करोड़ 12 लाख टैबलेट भी वितरित की गई। ऑक्सीजन के 1 लाख से अधिक सिलेंडर की आपूर्ति भी हो रही है। इनमें से 72,993 सिलेंडर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार वो कोरोना मरीज जिनमें शुरुआती लक्षण हैं या लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटाइन में रहना होगा। देश भर में बड़ी संख्या में ऐसे कोरोना संक्रमित हैं जिनमें बीमारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के रोगियों को घर में पृथकवास की सुविधा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को उचित जांच के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। व्यक्ति के परिजन को हर वक्त उनका ख्याल रखना होगा और लगातार अस्पताल के संपर्क में रहना होगा। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड संक्रमित रोगियों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह जरूरी है। रोगियों को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद 3 दिन तक बुखार न रहने पर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा और हर वक्त इसे चालू रखना होगा। राज्य और जिला प्रशासन को कहा गया है कि वो अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों और निगरानी दस्तों के जरिए रोजाना ऐसे रोगियों का ध्यान रखें। क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हर मामले की चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे।
परिवार के सभी सदस्यों और संपर्क में आए व्यक्तियों का परीक्षण और ध्यान रखेंगे। होम आइसोलेशन में रखे गए मरीज की जानकारी को कोविड-19 पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा। मरीज को भी क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। उन्हें हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनना होगा और हर 8 घंटे में बदलना होगा। मास्क को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। फेंकने से पहले डिसइंफेक्ट करना जरूरी होगा। मरीज को घर के बाकी सदस्यों से उचित दूरी बनानी होगी। अलग कमरे में ही रहना होगा। मरीज के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 5,21,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ अब तक 27 लाख से अधिक लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। फ्लोरिडा में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। संक्रमण के लिहाज से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां करीब 15 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। ब्राजील में 24 घंटे में 48,105 नए मरीज मिले हैं। देश में मरने वालों की संख्या 61,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं रूस में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9,844 हो गया है। ब्रिटेन के स्कूलों में सितंबर महीने से बच्चों की अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। यूरोपीय संघ ने कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और मोरक्को सहित 14 देशों के लोगों के लिए इस सप्ताह अपनी सीमाओं को फिर खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में एयर इंडिया के अलावा निजी एयरलाइंस इंडिगो और गो एयर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों पर 15 जुलाई तक लगे प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का काम जोर शोर से जारी है। वंदे भारत मिशन के शुक्रवार से शुरू हुए चौथे चरण में एयर इंडिया 3 से 15 जुलाई तक 17 देशों से 170 फ्लाइट संचालित करेगी। इस चरण में भारत ब्रिटेन की रूट पर 38 फ्लाइट्स, भारत अमेरिका की रूट पर 32 फ्लाइट्स और भारत सऊदी अरब के बीच 26 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। इनके अलावा एयर इंडिया कनाडा, केनिया, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम से भी उड़ानों का संचालन होगा। चौथे चरण में एयर इंडिया के अलावा निजी एयरलाइन इंडिगो और गो एयर भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इंडिगो कतर से 238 फ्लाइट्स और कुवैत से 219 विशेष उड़ानों का संचालन करेगी, जबकि गो एयर भी कुवैत से 41 विशेष उड़ानों का संचालन करेगी। 10 जून से 4 जुलाई तक चलने वाले वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में एयर इंडिया 495 उड़ानों का संचालन कर रही है। वंदे भारत अभियान के जरिए 1 जुलाई तक 4,75,000 से ज्यादा लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा पर प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से धम्म चक्र दिवस समारोह का शनिवार को शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के विख्यात जानकार और विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी समारोह को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र दिवस मना रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण समारोह वर्चुअल होगा और इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का सख्त पालन किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के बाद बौद्धों के लिए ये दूसरा सबसे पवित्र दिवस है।
इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये दिन भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा को पहले 5 तपस्वी शिष्यों को उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का ये उपदेश धर्म के प्रथम चक्र के घूमने के नाम से विख्यात है और 4 पवित्र सत्य और उच्च अष्ट मार्ग से निर्मित है। भगवान बुद्ध के ज्ञान और जागृति, उनके धर्म चक्र के मोड़ और महापरिनिर्वाण की भूमि भारत की ऐतिहासिक विरासत है। आषाढ़ पूर्णिमा का पावन दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पड़ता है, जो श्रीलंका में ऐसाला पोया और थाईलैंड में असान्हा पूजा के नाम से विख्यात है। इस दिन को बौद्ध और हिंदू अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीमा पर चीन से तनातनी और सामरिक चुनौती के चलते भारत सरकार देश की तीनों सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। साथ ही रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों के स्वदेशी विकास पर जोर दे रही है। इसी के तहत रक्षा खरीद परिषद ने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए करीब 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को ज्यादा मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को ध्यान में रखते हुए थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 33 लड़ाकू विमानों समेत बड़ी मात्रा में स्वदेशी मिसाइलों की खरीद की जाएगी। लड़ाकू जेट विमानों में 12 सुखोई 30 विमान और 21 मिग-29 के जरिए वायुसेना के बेड़े में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 मिग-29 को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 मिग-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। जिन मिसाइलों की खरीद की जाएगी उनमें पिनाका, अस्त्रा और क्रूज मिसाइल शामिल है। मिसाइलों की इन प्रणालियों के अधिग्रहण से 3 सेनाओं की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। स्वदेशी डिजाइन और विकास पर केंद्रित इन स्वीकृतियों में भारतीय उद्योग से 31,130 करोड़ रुपए की सैन्य सामग्री का अधिग्रहण शामिल है और ये उपकरण भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है। रूस से मिग-29 की खरीद और ओनियन के मध्य में 7,418 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि सुखोई 30 MKI को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा, जिनकी अनुमानित लागत 10,730 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस के बीच एक विशिष्ट और विशेष साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे समारोह की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गर्मजोशी से बधाई दी है। 24 जून को मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भारतीय टुकड़ी की भागीदारी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारत और रूस की जनता के बीच स्थायी दोस्ती का प्रतीक बताया। गुरुवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में संवैधानिक संशोधनों पर वोट के सफल समापन के लिए रूसी नेतृत्व को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए भारत और रूस में किए गए प्रभावी उपायों पर चर्चा की और कोविड के बाद की दुनिया की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने के लिए भारत और रूस के करीबी रिश्तों के महत्व पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता द्विपक्षीय संपर्क और परामर्शों की गति बनाए रखने पर भी सहमत हुए, जिससे इस साल के आखिर में भारत में होने वाले सालाना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए अपनी उत्सुकता भी जताई।
वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबरों को लेकर हाल ही में प्रसार भारती ने अपनी नाराजगी जताई है। प्रसार भारती का कहना है कि पीटीआई की रिपोर्टिंग और काम करने का तरीका राष्ट्रहित के लिए बनाए गए मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। आइए जानते हैं आखिर प्रसार भारती की समाचार एजेंसी पीटीआई को लेकर इतनी सख्त नाराजगी क्यों है। दरअसल पीटीआई से न्यूज लेने के लिए प्रसार भारती उसे हर साल करोड़ों रुपए देता है। पिछले कुछ समय से इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या प्रसार भारती को पब्लिक मनी के करोड़ों रुपए खर्च करके पीटीआई की सेवाओं की जरूरत है, खासकर ऐसे में जब समाचार एजेंसी की कुछ रिपोर्टिंग ऐसी हो जो देश के मानदंडों पर खरी नहीं उतर रही हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई बोर्ड में प्रसार भारती का कोई सदस्य नहीं है। खबरों पर मनमानी है और जरूरत के हिसाब से समय पर खबरें मिल नहीं पाती। आपको बता दें कि पीटीआई की बिल्डिंग संसद मार्ग पर स्थित है और इसे भारत सरकार से बहुत ही सस्ती दर पर लीज पर लिया गया है। लीज की शर्तों के हिसाब से इस बिल्डिंग में कोई भी गैर मीडिया कंपनी अपना दफ्तर नहीं रख सकती, लेकिन पीटीआई ने इन शर्तों की सिरे से अनदेखी करते हुए इसे गैर मीडिया कंपनियों को किराए पर दिया। अब सवाल यह है कि सरकार से सस्ती दर पर लीज लेकर उसे दूसरी कंपनियों को किराए पर देना कितना जायज है। प्रसार भारती की पीटीआई से नाराजगी की एक और वजह है उसका गैर पारदर्शी होना। पीटीआई लगातार खुद को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना चाहता है। उसका कहना है कि वो सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर होगा। लेकिन जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी ट्रस्ट को सूचना के अधिकार के दायरे के भीतर लाया गया, तब पीटीआई कहने लगा कि वो प्राइवेट यानी निजी संस्था है, इसलिए आरटीआई से बाहर होगा। आखिर क्या वजह है कि देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जिसके इतने ग्राहक हैं, सरकारी मीडिया ग्राहक हैं, वो पारदर्शिता नहीं बरतना चाहता। इन्हीं सब को लेकर प्रसार भारती अब पीटीआई की सेवाएं जारी रखी जाए या नहीं, इसकी समीक्षा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मॉनसून की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। असम में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से 22 जिलों में 16 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए हैं। असम के 22 जिलों में 3000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 12 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में गुरुवार को बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उधर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी तट पर अगले 2 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में भी 4 और 5 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हफ्ते के अंत में बारिश होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।